कल्पना कीजिए, कोई सुबह उठता है, अपने पसंदीदा साबुन से नहाता है और नाश्ते में कुछ बिस्किट खाता है। हाँ, एक बिल्कुल आम सुबह। बिल्कुल आम सुबह। लेकिन शायद यह अंदाजा भी नहीं होगा किसी को कि उस बाथरूम के साबुन और रसोई के बिस्किट की कीमत इस बात पर निर्भर कर रही है कि 5,000 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया में हवाई जहाज और ट्रक किस ईंधन से चल रहे हैं। सुनने में एकदम किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है। है ना? लेकिन आज हमारे सामने मौजूद स्रोतों का जब हमने विस्तृत विश्लेषण किया तो अर्थशास्त्र की एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। हाँ, और वो सच्चाई बहुत गहरी है। तो आज की हमारी इस चर्चा का केंद्र है इंडोनेशिया की ऊर्जा नीति में हो रहा एक ऐतिहासिक बदलाव, मतलब हरित ऊर्जा की तरफ उनकी एक बड़ी छलांग, और कैसे ये छलांग भारत की अर्थव्यवस्था को और सीधे तौर पर आम आदमी की रसोई के बजट को पूरी तरह से हिला सकती है। चलिए इसे समझते हैं। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो तस्वीर उभर रही है ना, वो केवल दो देशों के व्यापार तक सीमित नहीं है। ये ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा के बीच चल रही एक बहुत बड़ी वैश्विक रस्साकशी है। बिल्कुल। जब हम अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो अक्सर लगता है कि नीतियां एक बंद कमरे में काम करती हैं, लेकिन आज के स्रोत हमें ये समझाते हैं कि कैसे एक देश का, मतलब अपने लिए लिया गया सही फैसला एक पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को अस्त व्यस्त कर सकता है। सही कहा। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। इस पूरी हलचल के केंद्र में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसे इंडोनेशिया का B50 बायोडीजल प्रोग्राम कहा जा रहा है। हाँ, B50। अब जो लोग ऊर्जा क्षेत्र को थोड़ा बहुत ट्रैक करते हैं, उन्हें पता होगा कि पेट्रोल या डीजल में बायोडीजल मिलाना कोई नई बात तो है नहीं। बिल्कुल, बहुत से देश ऐसा करते हैं, भारत भी करता है। हाँ, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि इंडोनेशिया जो करने जा रहा है उसका पैमाना अभूतपूर्व है। B50 का सीधा सा मतलब है कि अब से वहां के ईंधन में 50% पाम ऑयल आधारित बायोडीजल होगा और केवल 50% पारंपरिक जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल होगा। 50% की ये मात्रा मुझे बहुत बड़ी लगती है। मतलब कोई भी देश अचानक इतना बड़ा बदलाव क्यों करेगा? इस क्यों का जवाब पूरी तरह से उनके राष्ट्रीय अर्थशास्त्र और बचाव की रणनीति में छिपा है। मैं बता रही हूँ, सबसे बड़ा और सबसे स्पष्ट कारण है पैसा, विदेशी मुद्रा। हाँ, विदेशी मुद्रा का भारी बचाव। अगर हम स्रोतों में दिए गए आंकड़ों पर नजर डालें तो केवल इस B50 कदम को लागू करके इंडोनेशिया 2025 में कच्चे तेल के आयात पर लगभग $7.8 बिलियन का खर्च बचा सकता है। बाप रे, $7.8 बिलियन। हाँ, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए हर साल इतना बड़ा आयात बिल कम करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन क्या ये सिर्फ कच्चे तेल के बिल को कम करने के बारे में है? मैं सोच रहा था कि जब आप अपने देश की सबसे बड़ी कृषि उपज मतलब पाम ऑयल को इतनी बड़ी मात्रा में ईंधन में झोंक रहे हैं तो इसके पीछे वैश्विक कूटनीति का भी कोई एंगल होगा। क्या ऐसा नहीं है कि पाम ऑयल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे इंडोनेशिया डरा हुआ है? आपका ये सोचना बिल्कुल सही दिशा में है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यूरोपीय संघ यानी EU की नीतियां हैं। अच्छा। हाँ, पिछले कुछ समय से यूरोप पर्यावरण को लेकर अपने आयात नियमों को बेहद सख्त कर रहा है। उनका एक नियम है जो उन उत्पादों के आयात पर रोक लगाता है जिनकी वजह से जंगलों की कटाई या डिफॉरेस्टेशन हुई हो। और पाम ऑयल तो इसके निशाने पर होगा? बिल्कुल, पाम ऑयल इस नियम के निशाने पर सबसे ऊपर है। तो मूल रूप से यूरोप इंडोनेशिया से कह रहा है कि देखो, अगर आप पाम ऑयल उगाने के लिए जंगल काटेंगे तो हम आपका तेल नहीं खरीदेंगे। सटीक। अब देखिए, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक है। हाँ। वहाँ के लाखों किसानों और उद्योगों की आजीविका इस पर टिकी है। अगर उनका सबसे बड़ा प्रीमियम बाजार यानी यूरोप उनके लिए दरवाजे बंद कर रहा है या शर्तें थोप रहा है, तो इंडोनेशिया को अपनी इस विशाल फसल के लिए कोई नया ग्राहक चाहिए ही ना। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद को ही अपना सबसे बड़ा ग्राहक बना लिया। अरे वाह, ये एक बहुत ही दिलचस्प रणनीति है। ये कुछ वैसा ही है जैसे मान लीजिए दुनिया की सबसे बड़ी बेकरी है। अच्छा। हाँ, और शहर का सबसे अमीर सुपरमार्केट उस बेकरी से कह दे कि हम आपकी ब्रेड नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमें आपके ओवन का धुआं पसंद नहीं है। सही उदाहरण है। तो बेकरी का मालिक क्या कहता है? वो कहता है ठीक है, मैं अपनी सारी ब्रेड खुद के परिवार को खिलाऊंगा और अपनी ही गाड़ियां चलाने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा। हाँ, ये तुलना स्थिति को बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है। और ये सिर्फ ट्रकों और गाड़ियों तक नहीं रुकने वाला है। मतलब और भी कुछ है? हाँ, स्रोत हमें बताते हैं कि 2027 तक इंडोनेशिया का लक्ष्य अपने प्रमुख हवाई अड्डों से उड़ान भरने वाले विमानों के लिए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल या जिसे SAF कहते हैं, उसमें 1% पाम ऑयल ब्लेंड का इस्तेमाल करना है।
हवाई जहाजों में भी? बिल्कुल। उड्डयन उद्योग में ऐसा बदलाव एक बहुत बड़ा और संस्थागत कदम है। अब देखिए, बेकरी के मालिक के लिए तो ये रणनीति शानदार है। हाँ, बिल्कुल। उनका माल भी बिक रहा है और उन्होंने किसी के नियमों के आगे झुकना भी नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहीं से कहानी में एक गंभीर मोड़ आता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। उन पड़ोसियों का क्या जो हर सुबह अपनी रोटी के लिए उसी बेकरी पर पूरी तरह से निर्भर थे, और इस परिदृश्य में वो सबसे बड़ा और सबसे कमजोर पड़ोसी कोई और नहीं बल्कि भारत है। और यहीं से ये एक स्थानीय नीति से एक वैश्विक झटके में बदल जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति तेल आयातक है। सही बात है। स्रोतों के तथ्य यहाँ कोई भ्रम नहीं छोड़ते। भारत अपने कुल पाम ऑयल आयात का 50% से अधिक हिस्सा केवल और केवल इंडोनेशिया से खरीदता है। 50% से भी ज्यादा? हाँ, हम यहाँ लगभग $8.5 बिलियन के भारी भरकम व्यापार की बात कर रहे हैं। $8.5 बिलियन का खाद्य तेल। और जब इंडोनेशिया अपना लाखों टन पाम ऑयल वैश्विक बाजार में बेचने के बजाय उसे अपने देश के ईंधन टैंकों में डालना शुरू कर देगा, तो जाहिर है निर्यात के लिए बहुत कम तेल बचेगा। अर्थशास्त्र का सबसे बुनियादी नियम यही कहता है। जब वैश्विक बाजार में सप्लाई अचानक से इतनी कम हो जाएगी, लेकिन भारत जैसे विशाल देश की डिमांड वहीं की वहीं रहेगी, तो इसका सीधा और खतरनाक परिणाम होगा कीमतों में भारी उछाल। बिल्कुल। और मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, जब हम पाम ऑयल कहते हैं तो अक्सर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ वो तेल है जो रसोई में पकौड़े तलने के काम आता है। हाँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। यह एक अदृश्य सामग्री है। मतलब आप सुपरमार्केट में जाइए, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स, डिब्बाबंद सूप, आइसक्रीम, बिस्किट, इन सब में पाम ऑयल होता है, क्योंकि ये सस्ता है और इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है। जब पाम ऑयल महंगा होगा तो सिर्फ खाना बनाना महंगा नहीं होगा, पूरा का पूरा मासिक घरेलू बजट बिगड़ जाएगा। और हर वो उद्योग जो पाम ऑयल को कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करता है, उसकी उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। हाँ, उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा। कंपनियां वो घाटा खुद तो सहेंगी नहीं। वे उस लागत को MRP बढ़ाकर सीधे उपभोक्ताओं पर डाल देंगी। यही वो महंगाई का चक्र है जो इस नीति से शुरू होगा। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है। अगर एक दुकान यानी इंडोनेशिया अपना सामान महंगा कर रही है या नहीं दे रही है, तो हम किसी और दुकान पर क्यों नहीं चले जाते? मतलब विकल्प तलाशना। हाँ, भारत सूरजमुखी या सोयाबीन के तेल की तरफ क्यों नहीं मुड़ सकता? हम अर्जेंटीना, ब्राजील या रूस से तेल क्यों नहीं मंगा लेते? ये सुनने में बहुत आसान समाधान लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत पर इसके काम करने के तरीके बहुत अलग हैं। कैसे? सबसे पहली बात तो ये है कि सूरजमुखी या सोयाबीन का तेल प्राकृतिक रूप से पाम ऑयल की तुलना में काफी महंगा होता है। तो आप एक सस्ते आधार से एक प्रीमियम आधार पर शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे लागत वैसे ही बढ़ जाएगी। लेकिन अगर पाम ऑयल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गईं, तब तो शायद दोनों की कीमतें बराबर हो जाएं। हाँ, एक हद तक। तब तो हम रूस या यूक्रेन से सूरजमुखी का तेल मंगा ही सकते हैं। हम रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल तो मंगा ही रहे हैं ना, तो फिर खाने का तेल मंगाने में लॉजिस्टिक्स की इतनी बड़ी बाधा क्यों बताई जाती है? क्या ये सिर्फ दूरी का मसला है या कुछ और? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए, जमीन के नीचे से निकलने वाला कच्चा तेल और खेतों में उगने वाला वनस्पति तेल, इन दोनों की सप्लाई चेन में जमीन आसमान का फर्क होता है। अच्छा। हाँ, कच्चे तेल को आप विशालकाय सुपर टैंकरों में भरकर महीनों तक समुद्र में रख सकते हैं, वो खराब नहीं होता, आवश्यकता होती है। समझ गया। यानी इसे कच्चे तेल की तरह किसी भी गंदे टैंकर में भरकर नहीं लाया जा सकता। बिल्कुल नहीं। दूसरी बड़ी समस्या भू राजनीति की है। सूरजमुखी तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा रूस और यूक्रेन क्षेत्र से आता है। और वहां तो अभी हाँ, कृषि हमेशा मौसम और अब उस क्षेत्र में युद्ध की अनिश्चितताओं पर निर्भर है। आप एक युद्धग्रस्त क्षेत्र से लगातार और सुरक्षित खाद्य आपूर्ति की गारंटी नहीं ले सकते। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। इसके विपरीत इंडोनेशिया भारत के बहुत करीब है। शिपिंग बहुत तेज होती है, माल ढुलाई का खर्च कम होता है। इसीलिए रातों रात किसी दूसरे महाद्वीप से एक नए विकल्प पर पूरी तरह से निर्भर हो जाना व्यावहारिक रूप से असंभव है। ये स्पष्ट करता है कि बाहरी विकल्प इतने मुश्किल क्यों हैं। लेकिन ये मुझे एक और गहरे और बुनियादी सवाल की तरफ ले जाता है। बताइए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे पास इतनी उपजाऊ जमीन है, इतनी बड़ी ग्रामीण आबादी है, हमें बाहर देखने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। भारत खुद अपने घर में इतना तेल क्यों नहीं उगा पा रहा है कि उसे किसी विदेशी नीति से इस तरह घबराना पड़े? इस सवाल का जवाब
हमारी अपनी घरेलू कृषि संरचना और ऐतिहासिक नीतियों के काम करने के तरीके में छिपा है। हमारे स्रोत ये स्पष्ट करते हैं कि भारत में तिलहन यानी ऑयल सीड्स की घरेलू उत्पादकता वैश्विक मानकों की तुलना में काफी कम रही है। ऐसा क्यों? और इसका कारण ये नहीं है कि हमारे किसान सक्षम नहीं हैं, बल्कि इसका कारण वो नीतिगत ढांचा है जिसके तहत वो काम करते हैं। आप किस नीतिगत ढांचे की बात कर रही हैं? मैं मुख्य रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य या जिसे हम MSP कहते हैं और सरकारी खरीद की बात कर रही हूँ। दशकों से हमारी खाद्य सुरक्षा नीतियों ने अनाज पर, मतलब गेहूं और चावल पर? हाँ, मुख्य रूप से गेहूं और चावल पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। तो आप कह रही हैं कि गेहूं और चावल को लेकर जो सरकारी सुरक्षा कवच है, उसी ने खाद्य तेल के मामले में हमें कमजोर कर दिया। इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है? इसे एक किसान के नजरिए से देखिए। जब एक किसान गेहूं या धान बोता है तो उसे पता होता है कि सरकार एक तय कीमत पर उसकी फसल खरीद ही लेगी। हाँ, एक गारंटी होती है। बिल्कुल, वहां बाजार का जोखिम ना के बराबर है। लेकिन जब वो सरसों, सूरजमुखी या कोई और तिलहन बोता है तो उसे खुले बाजार के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। बारिश कम हुई तो फसल खराब, बाजार में बाहर से सस्ता पाम ऑयल आ गया तो कीमत धड़ाम। यानी अर्थशास्त्र के नजरिए से किसान का तिलहन न उगाना एक बहुत ही लॉजिकल फैसला है। वो जोखिम क्यों ले? एकदम सही। जब तक तिलहन उगाने में गेहूं चावल जैसी आर्थिक सुरक्षा नहीं होगी, किसान उस तरफ नहीं जाएंगे। सही बात है। यही कारण है कि इतना बड़ा कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भारत आज इतनी भारी मात्रा में वनस्पति तेल आयात करने के लिए मजबूर है। तो क्या इस पूरी निराशाजनक तस्वीर में कोई उम्मीद की किरण है? मतलब क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां से ये संकट एक अवसर में बदल जाए? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प आर्थिक घटना की ओर इशारा करते हैं। क्या? जब इंडोनेशिया पाम ऑयल की आपूर्ति रोकेगा तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें आसमान छूने लगेंगी। जो अभी एक संकट लग रहा है वो वास्तव में भारत के घरेलू तिलहन बाजार के लिए एक बहुत बड़ा प्राइस इंसेंटिव यानी मूल्य प्रोत्साहन बन सकता है। अच्छा, मतलब जब बाहर से तेल मंगाना इतना महंगा हो जाएगा तो देश के भीतर किसानों को अपनी तिलहन के लिए अचानक से बहुत अच्छी कीमत मिलने लगेगी। बिल्कुल, जब वैश्विक कीमतें ऊंची होंगी तो स्थानीय बाजार में भी तिलहन के दाम बढ़ेंगे। ये बढ़ा हुआ मुनाफा भारतीय किसानों को एक मजबूत आर्थिक संकेत देगा कि अब तिलहन उगाना फायदे का सौदा है। एक तरह का नेचुरल करेक्शन। हाँ, वे गेहूं और चावल के सुरक्षित चक्र से बाहर निकलकर तिलहन की खेती की ओर प्रेरित हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो लंबी अवधि में ये भारत की स्थानीय सप्लाई चेन को मजबूत करेगा और आयात पर हमारी ये भारी निर्भरता कम होगी। लेकिन अगर मैं आम उपभोक्ता के नजरे से सोचूं तो ये बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया है। वो तो है। उच्च कीमतों से किसानों को प्रोत्साहन तब मिलेगा जब बाजार में कीमतें बढ़ चुकी होंगी। यानी आम आदमी को पहले महंगाई की मार झेलनी होगी। हाँ, पहले दर्द सहना होगा। ये तो वैसा ही है जैसे किसी लंबी बीमारी को ठीक करने के लिए आपको बिना एनेस्थीसिया के एक सर्जरी से गुजरना पड़े। अल्पावधि में महंगाई का भयंकर दर्द है, लेकिन शायद भविष्य के एक आत्मनिर्भर सिस्टम के लिए ये झटका जरूरी है। ये एक बहुत ही यथार्थवादी नजरिया है। अर्थशास्त्र में बड़े बदलाव अक्सर दर्दनाक होते हैं, लेकिन इस पूरी बहस में एक और बहुत बड़ा पहलू है जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। वो क्या है? और वो है पर्यावरण का पहलू। हाँ, इस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडोनेशिया ने ये पूरा B50 प्रोग्राम हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी के नाम पर शुरू किया है। उनका तर्क है कि वे जमीन से निकलने वाले प्रदूषणकारी डीजल की जगह पौधों से बना बायोडीजल इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनने में तो ये बहुत शानदार लगता है। बिल्कुल, लेकिन हमारे स्रोत इस हरित पहल के पीछे के एक बहुत बड़े विरोधाभास को सामने लाते हैं। और यहीं पर बायोडीजल का पूरा विचार एक दुधारी तलवार बन जाता है। आर्थिक रूप से देखें तो ये बहुत आकर्षक है। कैसे? जब वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के करीब पहुंच जाती है तो अपने देश में उगे पौधों से ईंधन बनाना न केवल विदेशी मुद्रा बचाता है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति देता है। तो फिर समस्या कहाँ है? मतलब अगर ये प्रदूषण कम कर रहा है और अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहा है तो पर्यावरणविद इससे क्यों घबराए हुए हैं? समस्या इसके उत्पादन के तरीके में है।
स्रोत स्पष्ट करते हैं कि बायोडीजल केवल और केवल तभी हरा कहला सकता है जब आप पहले से मौजूद जमीन और बागानों की उत्पादकता बढ़ाकर उसे तैयार करें। ओके। लेकिन जब आप B50 जैसा इतना विशाल लक्ष्य तय कर लेते हैं तो पुरानी जमीन से पैदावार पूरी नहीं पड़ती। आपको और पाम ऑयल चाहिए। और ज्यादा पाम ऑयल उगाने का मतलब है आपको और ज्यादा जमीन चाहिए, और वो जमीन आसमान से तो गिरेगी नहीं। बिल्कुल। और यही सबसे बड़ा खतरा मंडराता है, जंगलों की कटाई। इंडोनेशिया में दुनिया के कुछ सबसे घने और कार्बन समृद्ध जंगल हैं। जब इन जंगलों को साफ करके वहां पाम ऑयल के नए बागान लगाए जाते हैं तो पर्यावरण का पूरा गणित उल्टा पड़ जाता है। मैं इस तंत्र को थोड़ा और समझना चाहता हूँ। लोग अक्सर कार्बन सिंक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसका असल में क्या मतलब है और ये बायोडीजल से कैसे जुड़ता है? इसे ऐसे समझिए, पुराने जंगल और वहां की जमीन एक बहुत बड़े स्पंज की तरह काम करते हैं। स्पंज की तरह? हाँ, वे सदियों से हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को सोख रहे हैं और अपने अंदर जमा कर रहे हैं। इसी को कार्बन सिंक कहते हैं। तो जब आप पाम ऑयल उगाने के लिए इन जंगलों को काटते या जलाते हैं तो क्या होता है? तब वो प्राकृतिक स्पंज न सिर्फ कार्बन सोखना बंद कर देता है, बल्कि उसने सदियों में जो लाखों टन कार्बन अपने अंदर जमा किया था, वो सब अचानक से वापस हवा में छोड़ देता है। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। मतलब अगर मैं इसे एक आर्थिक एनालॉजी में ढालूं तो ये ऐसा है जैसे आप अपना क्रेडिट कार्ड का भारी बिल चुकाने के लिए एक नया और भी ज्यादा ब्याज वाला लोन ले रहे हो। एकदम सही तुलना है। आप आज तो जीवाश्म ईंधन का आयात कम करके अपना बिल घटा रहे हैं, लेकिन जंगलों को काटकर जो कार्बन आप हवा में छोड़ रहे हैं वो भविष्य के पर्यावरण पर एक ऐसा कर्ज है जिसे चुकाना नामुमकिन होगा। हाँ, ये तुलना इसके खतरे को बिल्कुल सटीक रूप से समझाती है। स्रोत चेतावनी देते हैं कि अगर नई जमीन के लिए जंगल काटे गए तो उससे निकलने वाला कार्बन उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन को कम इस्तेमाल करने से होने वाले पर्यावरण के फायदे से कई गुना ज्यादा होगा। बाप रे। आप एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और 4 कदम पीछे जा रहे हैं। तो इसका आखिर मतलब क्या है? ये पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी के नाम पर एक भ्रम या ग्रीन वॉशिंग जैसा लगता है, और इस पर्यावरणीय खतरे के अलावा ये खाद्य बनाम ईंधन मतलब फूड वर्सेस फ्यूल की एक बहुत ही गंभीर नैतिक और आर्थिक बहस को भी जन्म देता है। जी हाँ, फूड वर्सेस फ्यूल की बहस इस पूरे मुद्दे का शायद सबसे संवेदनशील हिस्सा है। पाम ऑयल मुख्य रूप से क्या है? खाने का तेल है। हाँ, ये दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के लिए भोजन पकाने का सबसे सस्ता साधन है। और अब आप उस सस्ते भोजन को लेकर ट्रकों और हवाई जहाज़ों के इंजनों में जला रहे हैं। यह तो घर को गर्म रखने के लिए खाने की मेज़ और अपनी ही पुरानी कुर्सियों को जलाने जैसा है। यह एक तरह की बिडिंग वॉर बन गई है। बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि एक तरफ ईंधन पंप है जो हवाई जहाज को चलाने के लिए तेल मांग रहा है, और दूसरी तरफ एक गरीब आदमी की रसोई की प्लेट है जिसे रात का खाना पकाने के लिए तेल चाहिए। दोनों बाजार में एक ही बूंद तेल के लिए बोली लगा रहे हैं। और इतिहास गवाह है कि जब ऊर्जा उद्योग और खाद्य उद्योग के बीच मुकाबला होता है तो ऊर्जा उद्योग की जेब हमेशा बड़ी होती है। हाँ, वो ज्यादा पैसा दे सकते हैं। वे ऊंची कीमत चुका सकते हैं। इसका सीधा असर खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है। जब कृषि भूमि का उपयोग लोगों का पेट भरने के बजाय मशीनों का पेट भरने के लिए होने लगे तो वैश्विक स्तर पर कुपोषण और भूखमरी के जोखिम बढ़ जाते हैं। यहाँ हम ये स्पष्ट कर दें कि हमारा उद्देश्य किसी भी देश पर उंगली उठाना या उनकी नीतियों का नैतिक मूल्यांकन करना बिल्कुल नहीं है। हम केवल हमारे पास मौजूद स्रोतों के तथ्यों का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, ये जरूरी है। इंडोनेशिया एक संप्रभु राष्ट्र है और उसे अपनी ऊर्जा सुरक्षा और अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। वहीं दूसरी ओर भारत की जिम्मेदारी अपने करोड़ों नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा और सस्ती महंगाई दर सुनिश्चित करना है। कोई भी गलत नहीं है। और यही आधुनिक कूटनीति और अर्थशास्त्र की असली जटिलता है। हर देश अपने नागरिकों के लिए सबसे अच्छा कदम उठा रहा है, लेकिन वे कदम एक दूसरे से सीधे तौर पर टकरा रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे हरित ऊर्जा का जनादेश कागज पर जितना सरल और अच्छा लगता है, जमीन पर उसे लागू करना उतना ही जटिल और विरोधाभासों से भरा है। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा के अहम पहलुओं को समेटें तो हमारे सामने एक बेहद उलझी हुई तस्वीर आती है। हाँ, बहुत उलझी हुई। इंडोनेशिया का B50 और एविएशन फ्यूल मास्टर प्लान, जो उनकी ऊर्जा स्वतंत्रता का टिकट है, वो भारत के लिए एक बड़ा आर्थिक झटका बन सकता है। भारत की कृषि नीतियां, जो हमें अनाज में आत्मनिर्भर बनाती हैं,
वही नीतियां हमें खाद्य तेलों में दुनिया के सामने कमजोर कर देती हैं। सही कहा। और सबसे बड़ी बात, पर्यावरण को बचाने के लिए उठाया गया कदम अगर सही तरीके से लागू न हो तो वह खुद पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। इस विश्लेषण से एक बात बहुत स्पष्ट होकर उभरती है। आज की वैश्वीकृत दुनिया में अर्थशास्त्र, कृषि और ऊर्जा अलग अलग डिब्बों में काम नहीं करते। सब जुड़े हुए हैं। वे एक दूसरे से इतनी गहराई से गुंथे हुए हैं कि किसी एक जगह खींचा गया एक छोटा सा धागा पूरी दुनिया की सप्लाई चेन का स्वरूप बिगाड़ सकता है। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक विचार सामने रखना चाहूंगा जो शायद इस पूरे मुद्दे को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। इस बारे में सोचिए, आज से कुछ साल बाद जब दुनिया के किसी बड़े हवाई अड्डे से कोई आधुनिक हवाई जहाज सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पर उड़ान भरेगा और लोग इस हरित पहल के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए तालियां बजा रहे होंगे, तो ये सोचना कितना दिलचस्प और शायद थोड़ा परेशान करने वाला भी होगा कि क्या उस उड़ान की हरियाली की कीमत दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में किसी आम परिवार ने अपनी रसोई का बजट बिगाड़ कर चुकाई है। ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। एक जुड़ी हुई दुनिया में एक देश का बहुप्रतीक्षित समाधान दूसरे देश का अप्रत्याशित संकट कैसे बन जाता है, ये हमेशा विचारणीय रहेगा। बिल्कुल। जो रेखाएं हमें न्यूज चैनल्स पर साफ सुथरी लगती हैं, हकीकत के बाजार में वे कितनी उलझी हुई हैं, ये समझना ही असली चुनौती है। उम्मीद है हमारे इस विस्तृत विश्लेषण ने अर्थशास्त्र के इस पेचीदा वेब को समझने में मदद की होगी। इस विषय पर और सोचिए, पढ़िए और सवाल उठाते रहिए।